चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता क्या है? देखो, बिजनेस में हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी में भी कैपिटल इन्वेस्ट होता है। अब वो कैपिटल इन्वेस्ट कहाँ से होता है? क्वेश्चन ये है। यहाँ पे 5 सोर्सेज ऑफ फिनेंस है, मतलब 5 जगह से ही हम लोग कैपिटल लेकर आते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा डिबेंचर, फोर्थ है टर्म लोन और फिफ्थ है अपना रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। टर्म लोन का मतलब है बैंक लोन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कैपिटल कहाँ से लाते हैं, अगर कोई भी पूछता है तो हम लोग 5 सोर्सेज ऑफ फिनेंस बता देते हैं। अब कैपिटल का मतलब तो ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? अगर इक्विटी शेयर होल्डर हम लोगों को पैसा देते हैं, इक्विटी शेयर लेते हैं और बन जाते हैं हम लोग के इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो लोग हम लोग को कैपिटल दिया, क्यों देगा? हम लोग बदले में वो लोग को क्या देते हैं? इक्विटी डिविडेंड। हम लोग वो लोग को डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम लोग को कैपिटल देता है तो हम लोग वो लोग को क्या देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर हम लोग को लोन देता है तो हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टर्म लोन भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, वो लोग हम लोग को पैसा देता है, हम लोग बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। और रिटेन्ड अर्निंग का कोई कॉस्ट नहीं होता है क्योंकि वो खुद का जमा किया हुआ कंपनी का पैसा है, रिजर्व्स खुद का जमा किया हुआ होता है। तो बेसिकली कैपिटल वो लोग हम लोग को देते हैं और हम लोग बदले में वो लोग को कुछ देते हैं, इक्विटी डिविडेंड देते हैं या फिर इंटरेस्ट देते हैं। तो ये कंपनी का हम लोग का कॉस्ट हुआ। अगर हम लोग किसी से कुछ लेते हैं और बदले में उसको कुछ देना पड़ता है तो वो हम लोग का कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हुआ, हम लोग कैपिटल लेते हैं, बदले में वो लोग को जो ये पे करते हैं उसको हम लोग अपना कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि खर्च है, एक्सपेंस को कॉस्ट कहते हैं। अब ये मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो ये चैप्टर हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं निकालने के लिए कि हम लोगों का किससे पैसा लेंगे तो हम लोग का कितना कॉस्ट आएगा। जैसे अगर इक्विटी शेयर से पैसा उठाएंगे तो सोचो 10% हम लोग का कॉस्ट आया। डिबेंचर से पैसा उठाए तो 8% हम लोगों का कॉस्ट आया। तो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जहां पे कम कॉस्ट लगेगा वहां से पैसा उठा लेंगे। और अगर दोनों जगह से उठाना है तो ओवरऑल हम लोगों का कॉस्ट होता कितना है। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेट करना है और जनरली अगर प्रैक्टिकल सम होता है तो कॉस्ट कैलकुलेट करवा के रख देता है। और ऐसे अगर डिसीजन मेकिंग बोलता है, लास्ट में अगर डिसीजन लेने बोलता है कि किससे हम लोगों को पैसा उठाना चाहिए, तो जिसमें कम कॉस्ट आया हुआ रहता है उससे हम लोग पैसा उठा लेते हैं। तो देखो एक सम भेजे हैं। इलस्ट्रेशन 24। ये बीकॉम में 2006 में आया था। क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी issued 12% redeemable preference share of rupees 100 each at a premium of 5% and redeemable after 15 years at 10% premium. If the flotation cost of each share is rupees 2, what is the cost of preference share capital to the company? लास्ट लाइन पहले जानना जरूरी है कि किसका कॉस्ट निकालने बोला है। हम लोगों को बोला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो, तो इसको लिखा जाता है केपी। अब केपी क्यों? कॉस्ट को के से डिनोट किया गया है और पी फॉर प्रेफरेंस शेयर। अब केपी का फॉर्मूला क्या है? केपी का फॉर्मूला है ये हम लोग का फॉर्मूला है डी ब्रैकेट में 1 प्लस सीडीटी प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन, पूरा बाई देकर आरपी प्लस आईपी बाई 2 इंटू 100।
केपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डी फॉर डिविडेंड, सीडीटी फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, आरपी मीन्स रिडेम्पशन प्राइस, आईपी फॉर इशू प्राइस, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ये सारा इसका मतलब है, ये सब कुछ सम में दिया हुआ रहता है, सिर्फ ढूंढना है और पुट करेंगे। क्या लिखा है? A company issued 12% redeemable preference share of ₹100 each. ये 12% क्या रहता है? डिविडेंड का रेट रहता है। इसके लिए कुछ नोट लिख लो जो एग्जाम में हमेशा याद रखने का जरूरत है। इसमें हम क्या लिखे हैं? डिविडेंड शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। और दूसरा लिखे हैं सीडीटी इज नॉट गिवन, सीडीटी इज नॉट गिवन, देन assume it 0। तो अब बेसिकली डिविडेंड कितना है? 12%। और हम लोगों का फेस वैल्यू क्या? फेस वैल्यू किसको कहते हैं? जो ईच देकर लिखा हुआ रहता है वो। तो हम लोग का फेस वैल्यू क्या है? 100। तो 100 का 12% डिविडेंड है। तो 12 रुपीज हम लोगों का डिविडेंड है। उसके बाद बोल रहा है हम लोगों ने अ कंपनी इशूड प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम। हम लोगों ने इशू किया है 5% प्रीमियम में, मतलब 100 का एक एक शेयर था, उसको हम लोगों ने इशू किया है 5% प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा में। तो 100 का सामान को हम लोगों ने 105 में इशू किया है। इशू करना मतलब पैसा लेना। तो हम लोगों ने इशू किया है 105 में। एंड रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स 15 साल। एट 10% प्रीमियम। कंटिन्यूअसली वो लाइन है, रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स एट 10% प्रीमियम। हम लोग रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम में, मतलब 100 के सामान के लिए 110। रिडीम करना मतलब पे ऑफ करना। लिए थे 105, पे ऑफ कर रहे हैं 110। If the flotation cost of each share is ₹2, flotation cost का मतलब क्या होता है?
फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है हम लोग का जो भी शेयर इश्यू करते वक्त खर्च होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर इश्यू करते वक्त बहुत सारा खर्च हो सकता है, जैसे कि इश्यू करने के दौरान हम लोग को ब्रोकरेज पे करना पड़ा, अगर किसी के थ्रू किए हैं तो कमीशन देना पड़ता है। शेयर इश्यू एक्सपेंस हो सकता है हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड दिए हैं, तो इसमें हम लोगों का खर्चा होता है कि शेयर इशू किए हैं तो उसके ऊपर खर्च हुआ। तो वो शेयर इशू प्राइस, अगर हम शेयर इशू प्राइस था मेरा, हम ले रहे थे 105 रुपया, मेरा खर्च हो जाता है 2 रुपया, तो मेरे पास आया कितना होगा, 103 रुपया। मतलब हम शेयर इशू कितने में किए थे, 105 रुपीज में, मेरे को खर्चा हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब खर्च हो गया 2 रुपया। तो हम एक आदमी से 105 रुपया लेकर आए, 2 रुपया मेरा रास्ते में खर्च हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 103। अब ये सारा चीज हम लोग के पास है, सीडीटी सब में दिया हुआ नहीं है तो 0 ले लेंगे। अब इसको सिंपली ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इलस्ट्रेशन 25, ये 2009 में आया है। Y Company Limited issues 10,000 12% preference shares of ₹100 each at a premium of 10%. एग्जाम में सबसे पहले हम लोग लास्ट लाइन पढ़ेंगे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसमें केपी निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। हम पहला सम जैसे किए थे पूरा लिख कर एग्जाम में वैसे ही प्रेजेंटेशन देना है। अब हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं कि डी का मतलब डिविडेंड होता है, वो सब हम लिख नहीं रहे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट वाला है, 12%, और एक एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो 100 इंटू 12%। इसके बाद बोल रहा है इश्यूज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इश्यू हो रहा है 10% प्रीमियम में, मतलब 100 का एक शेयर है, वो 10% ज्यादा में इश्यू हो रहा है। उसके बाद बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिडीम हो रहा है 20% में।
उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 5 years, मतलब n is 5। उसके बाद द कंपनी पेज अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट 5%। ये कमीशन ये सब क्या रहता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 5%। ये 5% हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये 5% कैलकुलेट होगा 110 के ऊपर। ठीक है, तो 5% हम लोग का खर्च हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12.5%, surcharge is 2.5% and education cess is 4%, calculate the cost of capital। ये सारा परसेंटेज क्या दिया हुआ है हम लोग का, सीडीटी निकालने के लिए। ठीक है, ये हम डिविडेंड निकाले हैं, ये ऐसे कब करेंगे, जब हम लोगों को बहुत सारा टैक्स का डिटेल देगा। हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग डिविडेंड के ऊपर टैक्स देते हैं, मतलब सीडीटी का रूल है हम लोग डिविडेंड के ऊपर, इफ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12, इसमें बोल रहा है कि हम लोग डिविडेंड के ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है, कितना परसेंट, 12.5%। तो हम लोग का डिविडेंड कितना है, 12 रुपीज। उसके ऊपर अगर हम लोग 12.5% टैक्स देते होंगे तो हम लोग 1.5 टैक्स देते हैं, 1.5 रुपीज हम लोग टैक्स देते हैं। और उसके ऊपर सरचार्ज ऐड होता है, सरचार्ज का कितना दिया है, 2.5%। तो 1.5 के ऊपर सरचार्ज आया, वो ऐड होकर हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं 1.5375 रुपीज टैक्स। उसके ऊपर बोल रहा है एडुकेशन सेस भी लगेगा, एडुकेशन सेस फिर उसके ऊपर कैलकुलेट किए 4%। तो हम लोगों का टोटल आ गया 1.599। इतना तो हम लोग को देना ही है, प्लस डिविडेंड भी देना है, तो डिविडेंड भी उसमें प्लस कर दिए, तो एक बार में आ गया 13.599। ये पूरा हम लोगों को देना है, ये पूरा डी ब्रैकेट में 1 प्लस सीडीटी का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास सब कुछ है, पुट कर लो। अब देखो इलस्ट्रेशन 26, ये 2014 में आया है बीकॉम में। लास्ट लाइन पहले पढ़ो, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग को अगेन केपी निकालने ही बोला है।
अब इसमें क्या बोला है, P लिमिटेड इशूड 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो D कितना होगा 100 इंटू 11%। उसके बाद बोल रहा है एट 3% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब 3% कम में, तो ये क्या है इशू, क्योंकि पहला लाइन इशू से लिखा हुआ है तो ये डिस्काउंट इशू के लिए है। P लिमिटेड इशूड 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 3% डिस्काउंट। 97। उसके बाद बोल रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट वाज 2% ऑन द इशू प्राइस, तो 2% हम लोग किसके ऊपर करेंगे, इशू प्राइस के ऊपर। दो परसेंट हम लोग का फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया। उसके बाद द प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, हम लोग रिडीम कर रहे हैं 5% ज्यादा में। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स, उसके बाद द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%, टैक्स रेट कितना है 30%। तो ये क्या है हम लोगों का, बता रहे हैं सीडीटी, हम लोग को इसमें टैक्स रेट का कोई काम नहीं है क्योंकि टैक्स रेट इसमें नहीं होता। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी दिया है 10%, हम परसेंट हटाकर लिखे हैं 10 डिवाइडेड बाई 100 करके। उसके बाद दिया है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पुट कर देंगे फॉर्मूला में। अब है इलस्ट्रेशन 27, ये 2012 में आया है। इसका लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें डिबेंचर का कॉस्ट निकालने बोला है जिसको लिखा जाता है KD। अब इसको पढ़ेंगे, अच्छा पहले इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे।
ठीक है, बाकी बाकी सारा चीज सेम है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। अब इसमें बोल रहा है ABC लिमिटेड इश्यूज 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। तो कुछ नोट लिख लो। इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। डिविडेंड की तरह इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो हम लोग को यहाँ पे जो 12% दिया है वो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और फेस वैल्यू कितना है 100। तो हम लोग का 12 रुपीज इंटरेस्ट है। इश्यूज एट द डिस्काउंट ऑफ 3%। हम लोग इश्यू कर रहे हैं 3% डिस्काउंट में, मतलब आईपी। इसके बाद एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 2%। 2% हम लोग का फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है खर्च, तो आईपी को ये कम कर देगा। इसके बाद बोल रहा है द डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 10 years। इसके बाद बोल रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हम लोग रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 40%, मतलब टी। हम अगेन परसेंट को हटाकर 40/100 करके 0.40 लिखे। अब हम लोग के पास सब कुछ है, सिर्फ पुट करना होगा। हाँ, तो ये है इलस्ट्रेशन 35। ये 2006 में आया है।
अब बोल रहा है इसका लास्ट लाइन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसमें के ई निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब के ई का कौन सा फॉर्मूला, के ई का टोटल 6 फॉर्मूला है, तो ये कैसे समझ में आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जब भी के ई निकालने बोलेगा पहले सम को पढ़कर इंफॉर्मेशन देखना। अ कंपनी शेयर इज करेंटली कोटेड इन द मार्केट एट 20 रुपीज। अभी मार्केट में हम लोग का शेयर कितने में मिल रहा है, 20 रुपीज में। ठीक है, तो ये है P0। उसके बाद बोल रहा है द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, तो ये है D0। उसके बाद बोल रहा है द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5%। हम लोग सोच रहे हैं कि हर साल 5% ग्रोथ होगा डिविडेंड में। ग्रोथ रेट को हम लोग इसका भी हम परसेंट हटाकर लिखे हैं। उसके बाद बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये ए देकर दिया है। तो हम लोगों का के ई आ गया, के ई का ये फॉर्मूला है D1/P0 प्लस G इंटू 100। सब कुछ निकाल लिए। और अच्छा, D1 का मतलब क्या है, D0 का मतलब होता है जो अभी डिविडेंड दिए हैं। D1 का मतलब होता है जो नेक्स्ट ईयर देंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो देंगे। फॉर्मूला में D1 है, याद रहे। अब इसमें दूसरा चीज क्या निकालने बोला है, बोल रहा है बी देकर द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%। एंटीसिपेटेड मतलब फोरकास्टेड, एक्सपेक्टेड। तो हम लोगों को मार्केट प्राइस निकालने बोला है, मतलब P0। हम लोग को P0 निकालने बोल रहा है, अगर हम लोगों का ग्रोथ रेट 7% हो तो क्या होगा।
इसमें हम लोग क्या किए, इसमें बोल रहा है कि अगर ग्रोथ रेट चेंज हो जाए, ग्रोथ रेट अगर 5% था 7% हो जाए, तो हम लोग का मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस मतलब P0 कितना होगा। तो के ई हम लोग सेम रखेंगे जो पहले था 0.155, क्योंकि परसेंट हटाकर सम किया जाता है। D1 भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ रेट चेंज हो गया है। तो D0 कितना था 2, पर ग्रोथ रेट कितना हो गया 7%, तो हम लोग का D1 भी चेंज हो जाएगा, D1 हो जाएगा 2.14। P0 तो पता नहीं है, वही निकालना है, इसलिए उसको हम P0 ही रखे हैं। ग्रोथ रेट की जगह 0.07 लिए हैं। अब पूरे को सॉल्व किए तो हम लोगों का P0 आ गया। इसमें हम लोग को इलस्ट्रेशन 37 दिया है, 2008 में ये आया है। Reliance Limited opts for the two capital structure. Equity share 1 lakh shares of rupees 50 lakh and 15% debenture of 50 lakh. The company expect to declare, ये जो Reliance Limited है इसके पास कैसा कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख का और डिबेंचर भी है 50 लाख का। कंपनी एक्सपेक्ट टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। एक्सपेक्ट कर रहा है मतलब ये D1 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब 1, D1। मार्केट प्राइस पर शेयर है 50 मतलब P0। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% मतलब G। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसमें बोल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, इसको शॉर्ट में WACC बोलते हैं। पर किसका कॉस्ट निकाले ऐसे क्लियर नहीं दिया है। तो हम लोगों का जो जो फिनेंस है, हम लोग का 5 सोर्स ऑफ फिनेंस था, उसमें से इसमें क्या है, इक्विटी है और डिबेंचर है, तो KE निकालेंगे और KD निकालेंगे। हम लोग का इसमें D1 कितना दिया है, एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड 5 रुपीज। तो बेसिकली हम लोग का केई और केडी दोनों आ गया। केई का फॉर्मूला क्या है, D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। D1 क्या था हम लोगों का 5, P0 क्या है 50, G कितना था 0.10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज, सॉरी 20%। हम लोग का के ही आ गया। केडी में हम लोग उस वक्त वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिए थे, अभी इतना छोटा सा क्यों लिए। जिस सब में हम लोगों को रिडेम्पशन प्राइस नहीं दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लेंगे, तब हम लोग ये छोटा वाला फॉर्मूला लेंगे। आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी, इसके जो आगे था प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन, फिर डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2। वो वाला पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सम में कहीं पे भी रिडीम का डिटेल नहीं दिया है, नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया है। ये दो चीज नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये छोटे वाले को लिए तो आई कितना होता है, इंटरेस्ट 100 का 12% मतलब 12। टैक्स रेट सम में दिया हुआ था 50%, तो हम उसको 0.50 लिए हैं। उसको सॉल्व किए तो 7.5% आ गया। अब केडी और केई आ गया, बोल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो मतलब WACC। तो ये कैसे करेंगे,
इसमें हम लोग WACC कैसे निकाले, हम लोग के पास दो ही सोर्स था पैसा लाने का, पहला इक्विटी, दूसरा डेट। बगल में कॉस्ट लिखे, दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके थे, दोनों का वेट लिखे, वेट मतलब कितना अमाउंट का हम लोग पास इक्विटी है, कितने अमाउंट का हम लोग पास डिबेंचर है, सब में क्लियरली दिया हुआ था 50 लाख 50 लाख। वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए वेट को और कॉस्ट को इनटू किए हैं, करने के बाद वेटेड कॉस्ट का टोटल करो और वेट का टोटल करो। WACC का फॉर्मूला है टोटल वेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, ये करके पुट करके निकाल लो। इलस्ट्रेशन 38 में क्या दिया है, Swan Limited has assets of rupees 3,20,000 which have been financed with, हम लोग के पास 3,20,000 का एसेट है, वो हम लोग कैसे खरीदे, डिबेंचर से लाए 1,04,000 और इक्विटी से लाए 1,80,000 और हम लोग के पास कुछ जनरल रिजर्व था 36,000। The company's total profit after interest and tax for the year ended is 27,000। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब पैट, पैट हम लोग का कितना है 27,000। इट पेज 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड डेट, मतलब जो डिबेंचर है उसका परसेंटेज कितना है 8% एंड इज इन द 30% टैक्स ब्रैकेट, और हम लोग का टैक्स रेट कितना है 30%। इट हैज 1800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, presently selling at a market price of ₹150 per share। What is the WACC of Swan Limited? ठीक है, तो WACC निकालने के लिए जितना सोर्स दिया है सबका कॉस्ट निकालना पड़ता है, इसमें इक्विटी दिया है और डेट दिया है, तो KE निकालेंगे KD निकालेंगे, एकदम लास्ट सम के जैसा, तो KD निकालो। इसमें भी हम लोग बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें रिडेम्पशन प्राइस, नंबर ऑफ इयर्स ये सब नहीं दिया है। तो आई कितना है 100 का 8%, क्योंकि 8% इंटरेस्ट दिया है, तो हमेशा डिबेंचर का अगर ईच नहीं दिया हुआ रहता है, एक एक डिबेंचर कितने का है ये सब में दिया हुआ नहीं है, तो एक एक डिबेंचर 100 का ही रहता है। टैक्स हम लोगों का बहुत क्लियरली 30% दिया है, तो इसको पुट करेंगे। ये हम लोग आ गया 5.6%। अब निकालेंगे KE। हम लोगों का क्या क्या दिया है, प्रेजेंटली सेलिंग एट 150 मतलब P0, 150 में हम लोग सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिया है, और यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को डिविडेंड नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोगों को पैट दिया है। अगर पैट दिया है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, EPS बाई मतलब D1 रिप्लेस हो जाएगा E से, अर्निंग से। ठीक है, अगर डिविडेंड सम में दिया हुआ नहीं है तो डिविडेंड को हटाकर उसके जगह EPS लिख देंगे, क्योंकि हम बोले इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, तो अगर सम में डिविडेंड नहीं दिया है तो ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग लिख दिए EPS बाई P0 प्लस G इंटू 100। अब EPS निकालना होगा, EPS निकालने का क्या फॉर्मूला है, EPS निकालने का तरीका है परफेस बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब परफेस कैसे निकलता है, हम लोग वो टेबल जानते हैं, EBIT लेस इंटरेस्ट, PBT आता है, उससे लेस टैक्स, पैट आता है, इसमें पैट दिया हुआ है।
पैट से अगर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करते हैं तो हम लोग का परफेस आ जाता है। इस सब में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं हो सकता। तो पैट में से कुछ भी लेस नहीं हो पाया, तो परफेस भी वही आ गया। और हम लोगों का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब में दिया हुआ है, फोर्थ लाइन में 1800 इक्विटी शेयर। तो हम लोग का 15 रुपीज है ईपी, मतलब ईपीएस। अच्छा, इसमें जी नहीं दिया हुआ है। अगर जी दिया हुआ नहीं है तो ये फॉर्मूला में भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का के ई भी आ गया इस सब में 10%। अब क्या निकालने बोला है? डब्ल्यू ए सी सी निकालने तो बोला है, पर क्या लिखा है? शो योर कैलकुलेशन टेकिंग बुक वैल्यू एज वेट्स एंड मार्केट वैल्यू एज वेट्स। इसका क्या मतलब है? हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं डब्ल्यूएससीसी पर बुक वैल्यू वेट्स लेकर। बुक वैल्यू वेट्स मतलब जैसे पहले किए थे वैसे। हम लोग के पास कितना सोर्स है? इक्विटी और डिबेंचर। अब हम लोग का वेट कितना है? डेट कितना था? 1,04,000। और इक्विटी कितना दिया हुआ था? 1,80,000। तो जो गिवन था वही लिख दिए हैं। अब वेटेड कॉस्ट कैसे इनटू करेंगे?
हम लोग के पास और एक चीज है सोर्स के लिए, जो कि है हम लोगों का ये है, एक सेकेंड, हाँ, हम लोगों के पास जनरल रिजर्व भी है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स लेना होगा। इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, पर वेट तो है। वेट कितना दिया हुआ है इसका? हम लोग के पास 36,000 का जनरल रिजर्व था। और इसका वेटेड कॉस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जब कॉस्ट नहीं है तो 0 × 36 0 ही होगा। तो इस तरह यस बुक मैम। वैल्यू, तो बेसिकली इस तरह हम लोग का बुक वैल्यू वेट के हिसाब से WACC आ गया। पर बी में दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से फिर इसका क्या होगा। क्लियरली दिया है बी में, बुक वैल्यू एज वेट, मार्केट वैल्यू एज वेट। तो अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे। तो मार्केट वैल्यू के लिए भी फॉर्मेट सेम रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ WACC ब्रैकेट में बाय टेकिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। और वैसे ही 4 कॉलम रहेगा, सोर्स, कॉस्ट, वेट्स, वेटेड कॉस्ट। सोर्स स्टिल 3 है, पर रिटेन अगर मार्केट वैल्यू का कर रहे होते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग को इक्विटी के अंदर लिखते हैं। इक्विटी के बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। जब भी मार्केट वैल्यू में करने बोलेगा तो इक्विटी के बगल में ब्रैकेट देकर लिखेंगे इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। और डेट एज इट इज जैसे था। कॉस्ट तो सेम ही आया था, इक्विटी का 10, डेट का 5.6। मार्केट वैल्यू में क्या चेंजेस आता है देखो। इक्विटी शेयर हम लोगों के पास कितना था, 1800। और आज एक एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या था, 150 रुपीज। सब में क्लियरली दिया था प्रेजेंटली सेलिंग एट अ मार्केट प्राइस 150। और डिबेंचर का मार्केट प्राइस नहीं दिया था, तो डिबेंचर का मार्केट प्राइस वही होगा, 1,04,000। ठीक है, तो जब भी बुक वैल्यू था तो बुक वैल्यू में वही लिख दिया जाता है जो पहले से रहता है, मतलब 1,80,000। पर जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं तो हम लोग 1800 शेयर, एक एक शेयर है 150 का, उससे इंटू करके लिखेंगे 2,70,000।
तो बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ये डिफरेंस है कि हम लोग सबसे पहले सोर्स में बुक वैल्यू से जब करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग अलग से दिखाई देता है, उसका अलग से हम लोग वेट के अंदर जाके अमाउंट भी लिखते हैं। पर जब मार्केट वैल्यू से करते हैं तो तो रिटेन्ड अर्निंग अलग से दिखाई नहीं देता, वो इक्विटी के अंदर ही इंक्लूडेड माना जाता है और उसका वेट में उस रिटेन्ड अर्निंग का कोई अमाउंट भी दिखाई नहीं देता। दूसरा बात क्या है, वेट में जब हम लोग इक्विटी शेयर का लिख रहे हैं तो 1800 शेयर तो था पहले, जब बुक वैल्यू से करते हैं तो वही अमाउंट लिख देते हैं जो पहले था 1,80,000, पर जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं तो अभी के मार्केट प्राइस से इनटू करके उसको लिखते हैं। डिबेंचर का देता तो उसका भी वैसा ही करते, पर डिबेंचर का कोई मार्केट प्राइस नहीं दिया है इसलिए पहले वाला जैसा सेम लिख दिए, बाकी सारी चीज सेम है।